जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम क्या है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों यह बताऊंगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको आजकल जीएसटी में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया है और जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही इस चैनल पर वीडियो लेकर के आता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के आप लोग के अपडेट्स यहां मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टैक्सेस। दोस्तों जनता को किसी न किसी रूप में टैक्स देना पड़ता है। तो आए दिन आप हर किसी चीज के बारे में टैक्स के बारे में सुनते रहे होंगे। तो अगर आप टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो आपको टैक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आपको अगर टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आप उसमें टैक्स में अपने बचाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टैक्स के बारे में बहुत सुना होगा, उसमें से कुछ टैक्सों का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और सर्विस टैक्स। इसके अलावा आप लोगों ने जीएसटी का तो खूब नाम सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके जीएसटी को लाया गया है। तो दोस्तों भारत की टैक्स प्रणाली को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स को। चाहे वह इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स हो, उन्हें हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसी तरह के टैक्स को जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट उसी आदमी से लेती है जिस आदमी के ऊपर ये लगाया जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट उस आदमी से ही कलेक्ट कर लेता है जिस आदमी का इनकम हो या जिस आदमी की कमाई पर वो टैक्स लिया जा रहा है। यानी जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है वो इंसिडेंट ऑफ टैक्स दोनों का बराबर ही होता है। यानी जहां से हम टैक्स लेते हैं टैक्स भी उसी आदमी को भरना होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वो अलग होता है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिससे इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग होता है। यानी सिंपल सी भाषा में बात कहें तो टैक्स किसी और से लिया जाता है और टैक्स कोई और भरता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसे सरकार जो है इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से लगाती है। मतलब यह कि गवर्नमेंट टैक्स किसी और से लेती है और उसको भरता कोई और है। यानी आप किसी होटल में जब खाना खाने जाते हैं तो आप होटल का बिल पे करते हैं, तो उस पे आप बिल पे अगर देखिएगा तो उस पे लिखा रहता है कि आपका जो खाने का इतना पैसा हो गया, स्नैक्स का इतना पैसा हो गया और उसके ऊपर फिर टोटल जीएसटी इतना % हो गया और टोटल आपको पे इतना करना पड़ता है। तो एज ए कस्टमर हम उतना पे करते हैं जितना कि टोटल पे है, लेकिन जो होटल मालिक है उसकी जिम्मेदारी अब बन जाती है कि जो आपसे जीएसटी लिया हो वो जीएसटी को वो सरकार को पे करे और उसका हिसाब किताब भी होटल मालिक को ही रखना पड़ता है। इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में पहले मुख्य तौर पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स होते थे, लेकिन आजकल इनको सबको मिला करके जीएसटी कर दिया गया है। दोस्तों अब मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, पे हम ही को करना है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में हम खुद सरकार को पे करते हैं, यानी डायरेक्ट पे करते हैं और हम ही अपना लेखा जोखा देते हैं कि इतनी हमारी इनकम है तो हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम खुद सरकार को पे नहीं करते हैं, जबकि हम सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स पे करते हैं। सपोज आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप जो है उस पर जीएसटी पे करते हैं और उस जीएसटी को जो होटल मालिक होता है वो सरकार को पे करता है। और वो होटल मालिक जो है जो जीएसटी का लेखा जोखा रखता है उसका हिसाब गवर्नमेंट को देता है और उसमें अगर कोई चोरी हुई तो होटल मालिक को पकड़ा जाएगा, ना कि हमें पकड़ा जाएगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में उल्टा है। उस डायरेक्ट टैक्स में हम खुद गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी इतनी इनकम है तो हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। अगर उसमें कोई हेरा फेरी हुई, उसमें अगर कोई चोरी पकड़ी गई तो हम उसके जिम्मेदार होते हैं। तो ये देखा जाए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स खुद हमें ही पे करना है, लेकिन उसका लेखा जोखा, उसका तरीका अलग है। दोस्तों
दोस्तों अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रमुख टैक्सों के बारे में बताऊंगा। तो उसमें पहले इनकम टैक्स आता है और इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसको कैसे वसूला जाता है। इनकम टैक्स दोस्तों वो टैक्स होता है जो सरकार हमारी इनकम पे लगाती है, चाहे वह इनकम आपकी सैलरी से हो या आपकी प्रॉपर्टी से हो या आपकी रियल एस्टेट से हो। वो आपकी इनकम जो है, उस इनकम पर इनकम टैक्स जो लगता है उसको हमें खुद गवर्नमेंट को पे करना होता है। और उसके लिए टाइम टाइम पर गवर्नमेंट जो है बजट सत्र में उसका ऐलान करती है कि इस टैक्स स्लैब वालों को इतना परसेंट टैक्स देना होगा और इस टैक्स स्लैब वालों को इतना परसेंट देना होगा। सपोज इन 2021 टू 22 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो है जो अगर आप 0 से 2.5 लाख तक रुपया कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। ऐसे ही 2.5 लाख से आप 5 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको अलग टैक्स स्लैब है और उसमें भी आप बचत कर सकते हैं, जो जिसमें आप एटीसी के तहत आप जमा दिखा सकते हैं, आप और भी किसी चीज़ में आप कंसेशन ले सकते हैं। उसका एक अलग टॉपिक है दोस्तों, तो वो आप अगर बताएंगे तो अलग से मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें जो इनकम टैक्स होता है यह सेंटर की तरफ से लगाया जाता है और इसका पूरा आमदनी सेंटर को जाता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के द्वारा इसको जो है बाद में स्टेटों को भी डिवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टैक्स स्लैब जो इंडिया का है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी ये मान लिया जाए कि जितना ज़्यादा आप कमाते हैं उतना ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। यानी अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 0%, वैसे ही 2.5 लाख से 5 लाख कमाते हैं तो आपको 5%, ऐसे ही आपको बढ़ते जाता है। ज़्यादातर कंट्री में ऐसे ही है दोस्तों, लेकिन जो विकसित कंट्री है जैसे यूएसए हो गए, उसमें जो है एक उल्टा टैक्स सिस्टम है, वो आपको किसी और वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों इंडिया में दोस्तों जिसकी आमदनी बहुत कम है उनको ये इनकम टैक्स के स्लैब से बाहर रखा गया है। यानी हम जो बात करें तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जो किसान और मजदूर हैं उनको इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनकी आमदनी कम होती है। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि जिसको 0 से 2.5 लाख है उसको 0% इनकम टैक्स देना है। दोस्तों अब मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि यह जो इनकम टैक्स है यह साल के मतलब साल का जितना कमाई है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो सपोज मान लीजिए साल के अंतिम में लगाया जाए और साल के अंतिम में आप बोलें कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इनकम टैक्स को पे करने के लिए, वो तो खर्च हो गया या फिर अभी नहीं है मैं बाद में दूंगा। तो इससे बचने के लिए जो सरकार द्वारा एक नियम अपनाई गई है उसको हम टीडीएस बोलते हैं, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, तो आप जो किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट के अंदर, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, आप उसके अंडर काम करते हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपका वह सैलरी काउंट कर लेता है। कि मान लीजिए आपको 20,000 सैलरी पर मंथ है, तो एक साल की सैलरी हो गई आपकी 2,40,000। तो 2,40,000 एक साल की सैलरी हो गई, तो आप उस टैक्स स्लैब में आ गए जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी 0 से 2.5 लाख जिसकी इनकम है ईयरली, उसको टैक्स नहीं देना होगा। सपोज जिसकी आमदनी 10 लाख सालाना है उसको टैक्स देना होगा। दोस्तों तो उस पर क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है आपका जो कंपनी है या फिर आपकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो काउंट करता है कि आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा साल के अंत में। तो वो क्या करती है, आपको जो है उसको 12 से डिवाइड कर देती है और हर महीने उसी हिसाब से आपकी सैलरी से वो टीडीएस काट लेते हैं, यानी इनकम टैक्स काट लेते हैं, और वो इनकम टैक्स काट करके ही आपको सैलरी दिया जाता है। इस तरह से होता यह है कि आपको जो है उसमें जितना पैसा मिलता है वो इनकम टैक्स काट के ही मिलेगा और उसी के अनुसार आप खर्चा कर पाएंगे। तो हमारे लिए भी सहूलियत हो जाती है कि हर महीने हम जो है इनकम टैक्स पे करने के बाद ही अपना पैसा लेते हैं और उसी के अनुसार अपना खर्च करते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि मान के चलिए कि मुझे मिलनी थी 10 लाख सैलरी साल के अंत में, लेकिन किसी कारणवश या मेरा जॉब छूट जाता है या फिर कंपनी मुझे जॉब से निकाल देती है या फिर मैं किसी कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में चला जाता हूं या फिर घर बैठ जाता हूं किसी कारणवश, तो मेरा सैलरी तो साल के अंत तक 10 लाख होगा नहीं, लेकिन कंपनी जो है मेरे को हर महीने टैक्स काट करके वो दे रही थी जो है वो टैक्स स्लैब में आया नहीं, यानी 0 से 2.5 लाख तक
मेरा इनकम हो गया और उसमें मेरे को फ्री है, यानी 0% इनकम टैक्स है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि अपना ITR फाइल करते हैं, जिसको इनको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। और यह इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं और हम बताते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भैया हमारी जो सैलरी थी वह इतनी मिलनी थी, लेकिन हम जो है इतना ही सैलरी लिए हैं साल तक, और उसमें मेरी ये बचत है और यह मेरा लागत है, तो मेरा जो टैक्स आप लिए थे उसको रिफंड कर दीजिए ब्याज के सहित। तो अगर आपका जो ITR फाइल है वो अगर सही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ब्याज के सहित आपका पैसा वापस कर देती है। दोस्तों अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स के अंडर एक कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि हमारे कैपिटल पर लगाया जाता है, और वह कैपिटल होता है जो हमारा प्रॉपर्टी है या फिर गोल्ड है, ज्वेलरी है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है। इसको हम अगर खरीद करके अगर 2 साल के बाद बेचते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जबकि इसको अगर 2 साल से पहले बेच दिया जाए तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। दोस्तों तो इसको किस चीज पर कितना समय के बाद लॉन्ग टर्म लगता है और कितने समय के बाद शॉर्ट टर्म लगता है, आइए जानते हैं उसको। तो दोस्तों रियल एस्टेट यानी आपका घर हो गया, दुकान हो गया, ऑफिस हो गया, इसको खरीदने के अगर 2 साल बाद आप इसको बेचते हैं तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मान लीजिए आपको 10 लाख का कोई जमीन या मकान या ऑफिस खरीदे, आप उसको जब 11 लाख में बेचते हैं तो जो 1 लाख की आपकी लाभ या आमदनी होती है उस पर ही आपको जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है वही कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप 2 साल के बाद बेचते हैं तो हो जाता है, और 2 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। दोस्तों वहीं बात करें गोल्ड और ज्वेलरी की, तो इसमें लॉन्ग टर्म की जो अवधि है वो 3 साल तक है, और शेयर मार्केट और बॉन्ड्स की अवधि जो है वो 1 साल। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स में एक प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स यानी बड़े बड़े शहरों में जो हमारे नाम पर प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर भी हमें कुछ % टैक्स देना होता है, जो कि प्रॉपर्टी पर होने वाले आपको लाभ पर नहीं देना होता है, उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना होगा, मान लीजिए आपके घर नाम पर कोई मकान है या घर है, आप उस पर किराया ले रहे हैं तो आपका इनकम टैक्स हुआ, हो इनकम के अंदर आ गया। लेकिन आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और वह बड़ी मात्रा में है तो आपको उस पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। एक्चुअल जो यह टैक्स होता है वो आपसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है, वो इसके बदले आपको सुविधाएं देती हैं, जैसे कि सड़क हो गया, गली मोहल्ले हो गया, पानी की निकासी हो गई, या फिर आपको बिजली देने के लिए हो गया, या फिर आपके लिए अलग से पार्क देती है, उसके लिए वो प्रॉपर्टी टैक्स आपसे लेती है। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स में एक कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, जो जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है आइए जानते हैं। कोई भी कंपनी हो गई, वो जो हमारे देश में जो भी उत्पादन होता है, जो भी कंपनी भारत में कारोबार करती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, और उस कॉर्पोरेट टैक्स को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और यह जो होता है फिक्स स्लैब रेट होता है। इसमें आपकी बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी, उस पर जो कंपलसरी सरकार द्वारा लगाई जाती है टैक्स परसेंटेज, वो सबको देना होता है। यह प्रोग्रेसिव टैक्स की जो इनकम टैक्स में लगाया जाता है दोस्तों, उसके जैसा नहीं है। तो इसमें जो है अभी जो फिक्स रेट है वो इंडियन जो अपनी कंपनी है, भारतीय कंपनी है, उस पर 30% है, और जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ कंपनी खोली हुई है उस पर 40% टैक्स है। दोस्तों तो इसको कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है, और यह जो है डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे इनकम टैक्स हो या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, हर टैक्स पे हमें जो है कुछ सरचार्ज देने होते हैं। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा चली जाती है तो इनकम टैक्स के लिए अलग स्लैब है वो, और आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें अलग है। यानी कॉर्पोरेट टैक्स में अगर 1 करोड़ से आपकी ज़्यादा कमाई है सालाना, तो आपको जो है उस पर सरचार्ज देना होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी आपका टैक्स देना होता है, आप जितना भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, आपको जितना टैक्स बनता है उस पर फिर 3% आपको एजुकेशनल सेस देना होता है।
दोस्तों जैसे इनकम टैक्स में किसी किसी नियम या किसी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसके अनुसार टैक्स में छूट है, यानी एटीसी हो गया, एटीजी हो गया, ऐसे कुछ टैक्स में गवर्नमेंट जो है छूट देती है, वैसे ही कॉरपोरेट टैक्स में भी कुछ छूट दिया गया है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वह बहुत सी टैक्स को अपनी रियायत करा लेती हैं। तो इस मामले में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने देखा कि अभी टैक्स तो कोई कंपनी दे ही नहीं रही है, तो इसलिए एक अलग से टैक्स प्रणाली लाया गया, उसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये होता है कि आपको कितना भी आप बचत कर लीजिए, आपको उतना टैक्स देना ही होगा। तो वह मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है अभी हमारे भारत में 19.05% रखा गया है दोस्तों। यानी आप कोई भी कंपनी खोल रहे हो, तो आपकी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, आप कितनी भी अगर टैक्स स्लैब में मतलब आप कितना भी छूट ले लें, आपको 19.05% टैक्स देना ही होगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2017 से पहले करीब 3 दर्जन टैक्स हुआ करते थे जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते थे, लेकिन वो 1 जुलाई 2017 से इसको जीएसटी के से रिप्लेस कर दिया गया। और जीएसटी आने के कारण जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अभी इंडिया से खत्म हो गए हैं। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन जीएसटी के मतलब जगह पर जो टैक्स लिए जाते थे बहुत सारे, उसको मिला करके एक जीएसटी बना दिया गया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि जीएसटी जो रिप्लेस किया है उसमें कौन कौन से टैक्स आते थे, और वह टैक्स जो है सीधे यूनियन गवर्नमेंट को कौन से जाते थे और स्टेट गवर्नमेंट को कौन से जाते थे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्स जाते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाते थे जीएसटी से पहले, उसमें थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज होता था, और इसके अलावा जो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइजेज होते थे, यानी विशेष महत्व वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता था दोस्तों। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता था उसमें स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम था, ड्यूटीज ऑफ कस्टम था, और सर्विस टैक्स सेसेस एंड सरचार्ज होते थे दोस्तों। अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स जाता था, उसमें जो है स्टेट वैट होता था और सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके अलावा परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंट्री टैक्स, उसके अलावा इंटरटेनमेंट टैक्स जिसको मनोरंजन कर बोलते हैं दोस्तों, जो कि हम अगर सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें जो हम टिकट खरीदते हैं उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है, जो कि सिनेमा मालिकों द्वारा, और उनका काम होता है कि उस टैक्स को गवर्नमेंट को वो पे करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो टैक्सेज ऑन लॉटरीज, गेमिंग या फिर जुआ बोल लें, उस पर भी जाता है। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत ही जोर चला है कि जो प्ले 11 हो गया या फिर ड्रीम 11 हो गया, माई टीम 11 हो गया, जो क्रिकेट में जो आईपीएल में हम जो ऑनलाइन गेमिंग पे पैसा लगाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है दोस्तों। और यह टैक्स जो है अभी जीएसटी का रूप ले लिया है। तो इसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि जीएसटी में जो सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है और आईजीएसटी क्या होता है, वो कैसे दिया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेज का आनंद उठाते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है सीजीएसटी, दूसरी होती है एसजीएसटी और तीसरी होती है आईजीएसटी। सीजीएसटी वो होती है जो सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स बोला जाता है, यह जो है सीधे सेंटर को जाता है दोस्तों। और एसजीएसटी जो होता है जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जो स्टेट को जाता है, यानी जो एक स्टेट में खरीद बिक्री या फिर सर्विसेज लिया गया जो किसी एक स्टेट में होता है, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर लगाया जाता है। सपोज मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने गए तो आप उस पर जीएसटी 18% दे रहे हैं, तो 9% जो है सीजीएसटी को जाएगा यानी सेंटर को जाएगा, और 9% जो है एसजीएसटी यानी स्टेट को जाएगा, और ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी वस्तु को ले जाएं तो उस पर आईजीएसटी लगती है, जिसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं दोस्तों। और यह सीधा सीधा सेंटर को जाता है, और यह बाद में फाइनेंशियल जो कमेटी होती है उनके रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बाद में स्टेट को भी दिया जाता है दोस्तों। जीएसटी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से एक मुख्य विशेषता यह है कि सामान की खरीदारी पर जीएसटी टैक्स की गणना
उसकी एमआरपी के आधार पर ही की जाएगी। अगर आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो उस पर जो एमआरपी है उस पर ही आपको जीएसटी देना होगा। वैसे ही सेवा के मामले में यह उसकी मार्केट वैल्यू या उसके लिए चुकाई गई कीमत पर निर्भर करेगा। वस्तुओं के मामले में अगर एक्सचेंज या डिस्काउंट का मामला हो तब भी एमआरपी के आधार पर ही जीएसटी लगेगा। दोस्तों कुछ चीजें जो हैं अभी भी जीएसटी के बाहर है, जैसे कि शराब हो गया या फिर पेट्रोल और डीजल हो गया, यह अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। दोस्तों यही कारण है कि यह किसी स्टेट में पेट्रोल और डीजल का भाव अलग है तो किसी स्टेट में इसका भाव अलग है। अगर इसको जीएसटी के अंडर ला दिया जाए तो यह सारे स्टेटों में एक ही दाम पर बिकेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एसजी जीएसटी और सीजीएसटी हाफ बढ़ जाता है तो इसका भाव पूरे देश में एक ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको नहीं लाया गया है। तो दोस्तों जीएसटी डिसाइड करने के लिए हर साल जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक होता है, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका हेड डिपार्टमेंट होता है और स्टेट के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें हर साल इसका फैसला लिया जाता है कि किस चीज़ को किस स्लैब में शामिल किया जाए और किस पे अभी इसको छुटका दे दिया जाए। तो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है अभी फिलहाल ही हुई थी लखनऊ में, जिसका अपना प्रतिनिधित्व श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया था। तो ऐसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होती रहती है और उसमें जीएसटी से जुड़ी फैसले लिए जाते हैं। दोस्तों तो यह था आज की पूरी टैक्सेशन प्रणाली सिस्टम का ब्यौरा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।